लगभग 1200 साल पहले भारत में एक मंदिर बनाया गया था जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। ये है एलोरा का कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एक लाश्म संरचना है, यानी ये एक ही पत्थर के टुकड़े से बना सबसे बड़ा स्मारक है। एलोरा गांव महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है और यहीं पर भगवान शिव का महान कैलाश मंदिर खड़ा है। जो पूरा पहाड़ आप सामने देख रहे हैं उसे एक मंदिर की तरह तराशा गया है। ये तस्वीरें आपको इस मंदिर की विशालता का अंदाजा देती है। मंदिर का निर्माण गोपुरम यानी प्रवेश द्वार के टावर से शुरू होता है। इसके बाद नंदी मंडप आता है, फिर सभा मंडप और फिर गर्भगृह यानी सबसे पवित्र स्थल। इसका शिखर जो 107 फीट ऊंचा है, सबसे ऊंचा हिस्सा है और यह उस मूल पहाड़ की ऊंचाई को दर्शाता है। जब तराशना शुरू हुआ था, मंदिर की नींव पर खुदी हुई हाथी की मूर्तियां ऐसा लगती हैं जैसे वो पूरा ढांचा अपनी पीठ पर उठाए हुए हों। इसी नींव पर महाभारत और रामायण की कहानियों की बारीक नक्काशी भी दिखती है। सबसे खास बात यह है कि मंदिर बनाते वक्त कोई गलती करने की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि नाप तौल या नक्काशी में कोई चूक हो जाए तो उसे दूसरे पत्थर लगाकर ठीक नहीं किया जा सकता था। पुरातत्वविदों ने साफ सबूत खोजे हैं कि यह मंदिर इंसानों ने उस जमाने के आम औजारों से खुदा था। मंदिर की दीवारों पर पुराने छेनी और हथौड़ी के निशान मिले हैं। मंदिर की मूर्तियों के विश्लेषण से भी पता चलता है कि उन्हें बनाने में बस हथौड़े और छेनी जैसे साधारण औजार इस्तेमाल हुए थे। अगर कैलाश मंदिर से थोड़ा पीछे हटकर देखें तो तुम्हें और भी कई गुफाएं दिखेंगी जो उसी चट्टान से तराशी गई हैं। कुल मिलाकर इस इलाके में 34 गुफाएं हैं, जिन्हें मिलाकर एलोरा की गुफाएं कहा जाता है। कैलाश मंदिर इन 34 में से गुफा नंबर 16 है। बारोड़ा राष्ट्रकूट साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। इस वंश के 13 राजा 753 से 982 ईस्वी तक राज करते रहे। अपने जमाने में यह साम्राज्य कुछ ऐसा दिखता था। कृष्ण राजा उनका दूसरा शासक था और बारोड़ा के तांबे की पट्टियों के अनुसार उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। कृष्ण राजा ने सिर्फ 756 से 774 ईस्वी तक शासन किया। इसका मतलब है कि उसने केवल 18 साल राज किया और इतने कम समय में इतना भव्य मंदिर बनाना लगभग असंभव लगता है। वास्तव में जर्मन पुरातत्ववेत्ता हर्मन गोएट्स ने अपनी थ्योरी में कहा था कि कैलाश मंदिर बनाने में 500 साल लगे। वह भी मानते थे कि कृष्ण राजा के शासनकाल में सिर्फ 18 साल में इतना बड़ा स्मारक बनाना मुमकिन नहीं था। जब गोएट्स ने मंदिर की वास्तुकला और मूर्तिकला का अध्ययन किया तो उन्हें वहां 10 अलग अलग कला शैलियां मिली। उदाहरण के तौर पर मंदिर के प्रवेश द्वार पर गजलक्ष्मी का एक पैनल है और इसकी कलात्मक शैली बिल्कुल अलग है, जो कि बेस पर उकेते हाथी और शेरों से हटकर है। लेकिन इससे क्या साबित होता है? दरअसल ऐसी कलात्मक शैलियों में बदलाव आमतौर पर दशकों में होता है। इसलिए गोएट्स ने तर्क दिया कि कृष्णराज के केवल 18 साल के शासनकाल में ये सभी 10 शैलियां इस्तेमाल होना असंभव है। गोएट्स के अनुसार ये 10 कलात्मक शैलियां 8वीं से 13वीं सदी के बीच विकसित हुईं और ये 8 अलग अलग राजाओं की वास्तुशिल्प शैलियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सरल शब्दों में कहें तो गोएट्स का मानना था कि यह मंदिर 500 साल से ज्यादा समय में बनाया गया था। दरअसल गोएट्स के मुताबिक कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण राजा ने नहीं बल्कि पहले राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने 8वीं सदी में शुरू किया था। उसके बाद 7 और राजाओं ने इस काम को आगे बढ़ाया और आखिरकार ये मंदिर 13वीं सदी में पूरा हुआ, यानी करीब 500 साल लगे। गोएट्स ने यह थ्योरी 1952 में दी थी और कई दशकों तक किसी ने इसे चुनौती नहीं दी। लेकिन फिर 1982 में भारतीय पुरातत्ववेत्ता एम के थवलिकर ने अपना पेपर कैलासा शैलीगत विकास और कालक्रम प्रकाशित किया और पूरी तरह से गोएट्स की थ्योरी को गलत साबित किया। उन्होंने ये दिखाया कि कैलाश मंदिर सिर्फ 10 से 12 सालों में ही बन सकता था। उनके अनुसार साल 756 में राष्ट्रकूट सिंहासन दंतिदुर्ग से कृष्ण राजा के पास चला गया। एक साल बाद 757 में कृष्ण राजा ने बादामी के चालुक्यों के खिलाफ युद्ध घोषित किया और बड़ी जीत हासिल की। इस युद्ध के बाद उन्होंने पत्तड़कल में विरूपाक्ष मंदिर देखा, जिसे चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। वही शासक जिसे कृष्ण राजा ने अभी अभी हराया था। कृष्ण राजा इस मंदिर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुद भी ऐसा ही एक मंदिर बनाने का मन बना लिया। इसलिए उसने विरूपाक्ष मंदिर बनाने वाले शिल्पकारों और वास्तुकारों को युद्ध विजेता के रूप में अपने साथ एलोरा लाया। फिर एलोरा में राष्ट्रकूट वास्तुकारों के साथ मिलकर चालुक्य कारीगरों ने कैलाश मंदिर का निर्माण शुरू किया। इसलिए एलोरा का कैलाश मंदिर लगभग पत्तक्कल के विरूपाक्ष मंदिर की नकल जैसा है। लेकिन मुख्य फर्क यह है कि कैलाश मंदिर एक चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर है और लगभग 2 गुना बड़ा है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। कृष्ण राजा ने जो कलाकार एलोरा लाए थे उनमें सिर्फ चालुक्य वास्तुकार नहीं थे, कुछ पल्लव कलाकार भी थे
जो तमिलनाडु के पल्लवन से थे। चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन ने उन्हें पट्टदकल में लाया था जब उसने पल्लव राजा को हराया था। इसका मतलब ये है कि कैलाश मंदिर बनाने के लिए कृष्ण राजा ने अनजाने में पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट कलाकारों की एक टीम बना ली थी। चालुक्यों और पल्लवों के कलाकार वास्तुकला, डिजाइन और मूर्तिकला में माहिर थे, जबकि राष्ट्रकूट कारीगर चट्टान काटने में एक्सपर्ट थे। तो जब इन सभी की कला एक साथ आई तो भव्य कैलाश मंदिर बना। हरमन गोएट्स मानते थे कि मंदिर में प्राचीन वास्तुकार, जिन्हें स्थापति कहा जाता था, मंदिर बनाने के लिए एक सही जगह चुनते थे। वे एलोरा की विशाल बेसाल्ट चट्टानों को खास औजारों से मारते और आवाज सुनकर यह पता लगाते कि चट्टान के अंदर कोई दरार नहीं है और वह खुदाई के लिए बिल्कुल सही है। इसके बाद पूरे मंदिर का नक्शा सीधा चट्टान की सतह पर बनाया जाता था। कैलाश मंदिर के मामले में यह नक्शा ज्यादातर विरूपाक्ष मंदिर से प्रेरित था। जब ब्लूप्रिंट तैयार हो गया तो खुदाई और नक्काशी शुरू करने का वक्त था। चट्टान में खुदाई की खास बात यह थी कि काम ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर होता था। कैलाश मंदिर के मामले में नक्काशी 3 बड़ी खाई बनाकर शुरू हुई, जिसने बीच में एक आयताकार चट्टान का टुकड़ा अलग कर दिया। इसके लिए चट्टान की सतह पर एक के बाद एक छेद बनाए गए, जिनमें सूखे लकड़ी के कील ठोंक दिए गए। फिर उन लकड़ियों पर पानी डाला गया। जैसे जैसे सूखी लकड़ी पानी सोखती गई, वो फैलने लगी। चट्टान पर जबरदस्त दबाव डाला गया। नतीजा यह हुआ कि चट्टान बिल्कुल कील की लाइन के साथ ही फट गई। चट्टान फटते ही 2 हाथों से हथौड़ों और बड़े ड्रिलों की मदद से उसे निकालना काफी आसान हो गया। इस पूरे काम के बाद दोनों तरफ 270 गुणा 50 गुणा 100 फीट के खाई खोदी गई और पीछे 150 गुणा 30 गुणा 100 फीट की खाई बनाई गई, जिससे बीच में एक अलग खड़ा ब्लॉक बन गया। अब इस ब्लॉक को अंतिम मंदिर की शक्ल दी जाएगी। धवलिकर ने अंदाजा लगाया कि ये खाइयां बनाने में लगभग 2 मिलियन क्यूबिक फीट चट्टान हटानी पड़ती। अगर हम मान लें कि एक मजदूर रोजाना 4 क्यूबिक फीट चट्टान हटा सकता है, जो कि बिल्कुल ठीक है, तो 250 मजदूर मिलकर रोजाना 1000 क्यूबिक फीट चट्टान हटा सकते हैं। एक साल में ये मजदूर कुल 3,65,000 क्यूबिक फीट चट्टान निकाल लेंगे। तो 2 मिलियन क्यूबिक फीट चट्टान हटाने में करीब 5.5 साल लगते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि असली मंदिर की नक्काशी खुदाई के साथ साथ चल रही थी। जैसे ही केंद्र वाले ब्लॉक का एक छोटा हिस्सा दिखने लगा, एक और टीम ने उसे तराशना शुरू कर दिया। मतलब कि करीब 2.5 सालों में सिर्फ खाइयां ही नहीं पूरी हुई, बल्कि मंदिर का ऊपर का हिस्सा भी काफी हद तक तराश लिया गया। अगले 6 से 7 सालों में मंदिर के बाकी हिस्सों को तराशा गया, खोदा गया, मूर्तियां बनाई गई और बारीक नक्काशी से सजाया गया। और इसी तरह करीब 12 साल में भव्य कैलाश मंदिर पूरी तरह बन गया। लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी है। मंदिर बनाने के लिए हटाए गए 2 लाख टन पत्थर कहाँ गए? खैर, एक्सपर्ट्स ने इसके कुछ तर्कसंगत जवाब दिए हैं। हो सकता है कि ये पत्थर आसपास की सड़कों या दूसरे भवनों की नींव बनाने में इस्तेमाल हुए हों, या फिर इन्हें आसपास की घाटियों में फेंक दिया गया हो। शायद हम इन पत्थरों के निशान इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि ये पत्थर आकार में छोटे थे। और सबसे बड़ी बात, पिछले 1300 सालों में ये पत्थर घिसकर मिट्टी बन गए होंगे। लेकिन असल में उन पत्थरों के साथ क्या हुआ, कोई पक्का नहीं जानता। इसी वजह से ये हिस्सा आज भी रहस्य बना हुआ है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर के साथ। कमेंट्स में बताएं कि अगली इमारत कौन सी होगी।